हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें HPU MEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। इससे पहले भी मैं MEd एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस किए हैं और कुछ वीडियोस में मैंने सिलेबस के बारे में भी अच्छे से बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस की आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर वो पेपर्स भी चेक कर सकते हैं, वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसके साथ ही मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो भी आपको बताई थी, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में नोटिस डाल दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और अगर डिमांड हुई तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। तो 100 मार्क्स का भी ये पेपर होता है और टाइम दिया जाता है आपको 1.5 आवर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का औपचारिक अभिकरण कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल। आपको फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जैसे कि स्कूल हो गया, जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जहाँ प्रॉपर डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी होती है जहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नॉन फॉर्मल एजेंसीज जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, एडल्ट एजुकेशन हो गया, मास एजुकेशन हो गया, CAI जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिज़ाइन में। इनफॉर्मल जो हम अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं, रेडियो, फील्ड ट्रिप्स, इन सब से सीखते हैं। तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्कूल ऑफ थॉट। तो नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस स्कूल ऑफ थॉट ने दिया था। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म, यानी कि आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या व्यवहारवाद। तो फिलॉसफी का ये क्वेश्चन है। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरलिज्म में, और इसमें भी ये टर्म दी गई थी जीन जैक रूसो द्वारा, जिन्होंने बात करी थी नेगेटिव एजुकेशन यानी कि नो एजुकेशन, कि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई शिक्षा ना दी जाए, उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो करने दिया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट हो, कि बच्चे के हिसाब से ही चीज़ें हों। ये बात उन्होंने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस इज सजेस्टेड बाय विच स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि सतत अनुभव की पुनर्संरचना की अवधारणा शिक्षा की किस विचारधारा द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसकी बात करी थी प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिस्ट में भी मेन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए थे वो जॉन डुई हुए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चा जो है चीज़ें, रियल जो वर्ड है वहाँ से सीखे। चेंज इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ड, ये प्रैग्मेटिस्ट मानते थे कि बार बार जो नए नए एक्सपीरियंसेस है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। चेंज में बिलीव करते थे ये। और ऐसे ही फिलॉसफी के जो ये स्कूल्स हैं, इनके फादर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आइडियलिज्म के फादर कौन है, नेचुरलिज्म के कौन है, प्रैग्मेटिज्म के कौन है। तो प्रैग्मेटिज्म के हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, और जो मैंने मास्टर क्लास कराई थी उसमें मैंने बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट है उनके फादर्स भी आपको बताए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इज, रूसो इज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ। रूसो किस चीज़ में मानते थे, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि रूसो क्या थे, नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे। तो आंसर हो जाएगा डी, नेचुरलिज्म। नेक्स्ट इज, विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ गांधी जी टूवर्ड्स शेपिंग स्कूल करिकुलम। तो गांधी जी का जो एक मेन कार्य था, यानी कि कौन विद्यालय पाठचर्या को आकार देने के प्रति गांधी जी का महत्वपूर्ण कार्य था इनमें से, तो वो था क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। उन्होंने बात करी थी शिल्प केंद्रित शिक्षा की। वहीं अगर इंटीग्रल एजुकेशन की बात आती तो औरोबिंदो का नाम आ जाता। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। नेक्स्ट इज, स्वामी विवेकानंद इज द फॉलोअर ऑफ विच स्कूल ऑफ थॉट। तो स्वामी विवेकानंद कौन से स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड थे। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद या फिर प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद जिसे बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद थे रिलेटेड स्पिरिचुअलिज्म से, यानी कि अध्यात्मवाद से। स्वामी विवेकानंद बिलीव करते थे मैन मेकिंग एजुकेशन में। उन्होंने बोला कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान के कैरेक्टर को इम्प्रूव करे, क्योंकि अगली बार में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात किसने करी है, तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसी नाम पर उन्होंने रामकृष्ण
नाम का मिशन भी शुरू किया था। वेदांतिस्ट थे ये। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव्ड, ये एक स्टेटमेंट इनके द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, और इन्हीं के ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में घोषित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में। इनके अलावा महात्मा गांधी की कोई बुक या फिर महात्मा गांधी के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्रोबेल्स मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, फ्रोबेल की जो शिक्षण विधि है इसको किस नाम से प्रचलित है ये, तो ये है प्लेवे मेथड से, यानी कि खेल विधि। फ्रोबेल का कहना था कि किंडर गार्डन या चिल्ड्रन गार्डन जिसे बोलते हैं उस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए। जर्मन एडुकेटर थे ये मानते थे जो पेरेंट्स होते हैं वो फर्स्ट एडुकेटर्स होते हैं किसी भी बच्चे के, और होम और स्कूल में एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए ताकि बच्चे की सोशल, एकेडमिक, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज इंक्लूडेड इन विच एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात करी गई थी आर्टिकल नंबर 21A में। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इनसे भी एक आध क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज कॉल्ड एज, विद्यालय को कहा जाता है मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, समाज का लघु रूप, समाज की उप प्रणाली, या बोथ, और ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द सोसाइटी। तो एक्यूरेट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मिनिएचर है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। जैसे सोसाइटी में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी होती है, उसी तरीके से स्कूल में है, और सोसाइटी के द्वारा ही बनाया गया एक सिस्टम है, तो इसीलिए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज सोसाइटी इज एन, सोसाइटी क्या है यानी कि समाज क्या है, एवर डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक सतत गतिशील अवधारणा है, एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, सतत परिवर्तनशील अवधारणा है, एवर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है, सतत विकासशील अवधारणा है। तो इसमें से जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि चेंज भी आ रहा है, डेवलप भी हो रही है और डायनामिक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच इज अ गोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है, तो शिक्षा का उद्देश्य मेनली क्या है, वैसे तो ये सारे ही उद्देश्य हैं। नेशनल इंटीग्रेशन उद्देश्य है, पर्सन सेल्फ सेंटर्ड उद्देश्य नहीं है एक तरीके से वैसे, और अचीविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी किसी हद तक हम उद्देश्य मान सकते हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ए, यानी कि अर्निंग, लाइवलीहुड, ताकि हम बच्चे को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकें, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट है उपसंपदा सेरेमनी ऑफ एजुकेशन वॉज सेलिब्रेटेड बाय, तो शिक्षा का उपसंपदा संस्कार किया जाता है, तो ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ होती है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में जब बच्चा अपना घर छोड़कर संघ में एंटर करता है तो उसे पबजा सेरेमनी कहते हैं। हो सकता है अगली बार पबजा के बारे में पूछ लें। और उपसंपदा होती है जब एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, 20 साल के बाद वो जो है अपने घर को वापस जाते हैं, तो उसे उपसंपदा सेरेमनी बोलते हैं। और हिंदुज्म में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, 5 साल की उम्र में जब माँ बच्चे को थोड़ा बहुत सिखाती हैं चीज़ें, वो विद्या आरंभ संस्कार होता है। और फिर उसके बाद जब वो गुरुकुल जाता है तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती है अलग अलग एज लेवल पर, उस चीज़ को उपनयन सेरेमनी बोलते हैं। और जब वो शिक्षा खत्म हो जाती है और गुरुकुल छोड़ के बच्चा दोबारा अपने घर जाता है तो उसे समावर्तन सेरेमनी बोलते हैं। तो हिंदुइज्म में क्या होता है, सबसे पहले विद्या आरंभ होता है, फिर जब गुरुकुल जाते हैं तो उपनयन होता है, और जब गुरुकुल छोड़ के जाते हैं तो उसे समावर्तन सेरेमनी कहते हैं। और इसी चीज़ को बुद्धिज्म में उपसंपदा सेरेमनी कहते हैं, और जब वो बच्चा आता है तो उसे पबजा सेरेमनी कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि हर बार वैदिक एजुकेशन सिस्टम से, बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम से, इन सब से, हिंदुज्म से, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रीच एट एन एवरेज स्टैंडर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी औसत मानक तक विशेष विद्यार्थी की क्षमताओं को ले जाना उदाहरण है इक्विटी का, कि इंडिविजुअल अगर हम कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना तो वो इक्वालिटी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इक्विटी यानी कि समता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
अगर आपको इक्विटी के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो मैंने जेंडर वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ये काफ़ी डीप में समझा रखा है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बीएड 4th सेम में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं, क्योंकि 90% वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको अलग अलग वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल की हर वीडियो देखी है तो आप आराम से ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम स्प्रेड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रसार करती है। ये बीएड में हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है। तो समावेशी शिक्षा क्या बात करती है? इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, सबको समान अवसर मिलना चाहिए शिक्षा का, फिर भले ही वो स्पेशल चाइल्ड हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, कैसा भी बच्चा हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विद डिफरेंटली एबल्ड आर टॉट थ्रू, यानी कि जो दिव्यांग बालकों का शिक्षण किस माध्यम से संपन्न कराया जाता है? तो इंक्लूसिव स्कूल्स में भी उन्हें रखा जाता है, स्पेशल स्कूल्स में भी। अगर जो उनकी डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो कुछ टाइम उन्हें स्पेशल स्कूल्स में भी रखा जाता है, अगर थोड़ी है तो उन्हें इंक्लूसिव स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ टीचिंग वॉज यूज्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल में सत्य की प्राप्ति पूर्ण करने हेतु किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता था? तो वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों ही विधियां होती थी उस समय। श्रवण यानी कि लिसनिंग, मनन यानी कि कंटेम्पलेशन, और निध्यध्यासन का मतलब भी मेडिटेशन ही होता है, लेकिन इन्होंने मेडिटेशन का ऑप्शन अलग से भी दिया है तो इसी को करेक्ट माना गया। वैसे अगर ऑल ऑफ द अबव आता तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है, हालांकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अभिधमा पितिका इंक्लूड्स, तो ये 3 पितिकाज हैं बुद्धिज्म में, जिसे 3 बास्केट्स भी कहा जाता है। 3 स्क्रिप्चर्स है, यानी कि बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज में जो लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं ये। पाली लैंग्वेज में एक है सुत्ता पितिका, दूसरी है विनय पितिका एंड तीसरी है अभिधमा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है अभिधमा में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, तो मैं आपको तीनों ही बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो सुत्ता पितिका में पूछ लें। तो सुत्ता पितिका में है वर्ड्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धा ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, क्या उनकी टीचिंग्स है। विनय पितिका में है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो संघ के लोग होते हैं, यानी कि क्या मोनेस्टिक कोड है। और जो अभिधमा है उसमें फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस है, जो भी बुद्धिज्म द्वारा बातें करी गई हैं। इसके अलावा पूछ सकते हैं जताकास क्या है, तो ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड ही है, कि स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ जो कि पोएम्स की फॉर्म में सुनाई जाती हैं, तो उसे जताकास बोलते हैं। बुद्ध चरिता क्या है, ये अश्वघोषा जी द्वारा लिखी गई है संस्कृत में। इसमें जो बुद्धा की लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने कुछ सेरेमनीज के बारे में भी आपको बताया था, तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन डिससेमिनेटेड थ्रू मदरसाज वॉज, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मख्ताब्स जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और हायर एजुकेशन दी जाती है मदरसाज में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन भी होती है और हाई स्कूल एजुकेशन भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर प्राइमरी एजुकेशन पूछा होता तो मख्ताब्स आंसर हो जाता, या मख्ताब्स के बारे में पूछा होता तो प्राइमरी एजुकेशन आंसर हो जाता। नेक्स्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ विमेन लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011। तो विमेन की है 72.5% जो है, क्योंकि एक्यूरेट शायद 73.51 के परसेंट थी, तो ये हो जाएगा 72.5% नज़दीक है, तो इसको राइट आंसर मानेंगे। और अगर मेल लिटरेसी रेट पूछा जाता तो वो 89.5% हो जाता। नेक्स्ट इज हुज इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, यानी कि जनता के ऐसे वर्ग का सृजन जिनका रक्त एवं रंग भारतीय हो किंतु स्वाद, विचार, नैतिकता तथा मानसिकता में वो अंग्रेज हो। तो ये बात किन्होंने कही थी? ये बात करी गई थी लॉर्ड मैकेले द्वारा, जिनके द्वारा मैकेलेज मिनट्स ऑफ इंग्लिश भी दिए गए थे 1834 में। इसके अलावा इन्होंने एक और इंडियन सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, वो ये था कि 1 शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इज बेटर देन होल लिटरेचर ऑफ इंडिया,
इन्होंने मतलब इंडियन लिटरेचर को एकदम से नकार ही दिया था कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी। इन्होंने बोला कि मास को एडुकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि सबको एडुकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ एलिट लोगों को पढ़ा दो और वही आगे जाके पढ़ा देंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मैकॉलेज मिनट का। और इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश मीडियम को ही माना कि इंग्लिश ही जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और जो इंडियन लिटरेचर है उससे कन्वर्ट कर दिया जाए इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कुछ पावरफुल है नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द प्रोमिनेंट रिकमेंडेशन मेड इन वुड्स डिस्पैच 1854। तो वुड्स डिस्पैच जो 1854 का आया था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ऐसे पूछा जाता है मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है। जो मैकेले मिनट ने बोला था कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, इन्होंने वुड्स डिस्पैच में उस बात का थोड़ा विरोध किया गया था। बोला कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन इनमें ही हो और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो और हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल हो, ग्रांट्स मिले प्रॉपर। ये सारी बातें इन्होंने करी थी। तो राइट आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी सेट अप इन ऑल द प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज सेटअप बाय, यहाँ पर 1992 लिखा है लेकिन ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर 1902 आना चाहिए क्योंकि 1902 में जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आई थी और उसके हेड कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1904 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज सेटअप। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जिसे कि सेडलर कमीशन भी बोला जाता है, ये सेटअप करी गई थी 1917 में, 14 सितंबर 1917 में ये आई थी, हेडेड बाय माइकल सेडलर। और इसमें दो इंडियंस थे, आशुतोष मुखर्जी और जैद अहमद। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी गई थी इसमें। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग हो, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी हो, डिफरेंट फैकल्टीज़ हो, मेरिट स्टूडेंट्स को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट हो। प्रिकर्सर थी ये 10+2+3 सिस्टम का। तो ये सारी बातें सेडलर कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि कमीशंस की एक प्रॉपर लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कमीशन से हमेशा क्वेश्चन देखे गए हैं। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे बेस है, विच कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट बोर्ड्स इन ईच प्रोविंस। तो ये बात करी थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ने, जिसे सेडलर कमीशन भी बोला जाता है, जो कि 1917 में आई थी। नेक्स्ट इज विच वन इज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन कब आई थी, तो 1937 में। इसके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। और इसको और क्या बोला जाता है, बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, ये सारा कुछ इसके कुछ नाम हैं। और फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात करी गई थी इसमें। इस कमेटी के हेड कौन थे वो भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी थी इसमें, सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ अर्निंग एजुकेशन हो, मदर टंग को प्रमोट किया गया था, फ्री एजुकेशन 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1937 में, जिसे वारधा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहा गया था, जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थी। और उनकी जो वीकली मैगजीन आती थी हरिजन, उसमें इन्होंने जिक्र किया था इस बात के बारे में। तो उसके बेसिस पर 1937 में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। वारधा जो है एक जगह है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसीलिए इसे वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। तो यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या पूछा गया है कि वारधा शिक्षा योजना 1937 का एक प्रमुख विकास कौन सा है, तो वो है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि शिल्प केंद्रित शिक्षा, कि बच्चे खुद अर्न कर सकें, ये बात भी इन्होंने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49 वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द चेयरमैनशिप ऑफ। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कमीशन थी वो कौन सी थी,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में हुई थी, तो इसीलिए इसे राधाकृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। ऐसे ही पूछ लेते कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए कौन सी थी, तो वो मुदालियर कमीशन थी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, ओपनिंग ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वाज द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करने की संस्तुति की थी, तो ये बात करी थी मुदालियर कमीशन ने, जिसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो कौन सी कमीशन कौन से ईयर में आई थी, क्या इनके रिकमेंडेशंस थे, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, तो ये 10+2+3 सिस्टम की बात कोठारी कमीशन ने की थी, और जो NPE पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968 में इस बात को मान लिया गया था। और जब ये पॉलिसी रिवाइज हुई थी 1986 में, उसमें भी इस बात को माना गया था, और फिर इसी के बेस पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज द रिकमेंडेशन ऑफ, तो त्रिभाषी फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था, ये भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में ही आ गया था। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, तो ये भी NPE 1986 में माना गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो 68 की पॉलिसी में क्या क्या बातें मानी गई, 86 की पॉलिसी में क्या क्या बातें मानी गई, और जब रिवाइज होकर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया उसमें क्या चेंजेस हुए, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज द, यानी कि शिक्षा क्या है, थ्योरेटिकल ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच है, क्रिएटिव ब्रांच है, या ह्यूमनिस्टिक ब्रांच है साइकोलॉजी की, तो अप्लाइड ब्रांच है। हम जो चीजें सीख रहे हैं उसे अप्लाई कर रहे हैं, मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से क्या गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन है ग्रोथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। एक टाइम पर जाकर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन ग्रोथ, जैसे कि हमारी हाइट है, वो एक टाइम पर जाकर रुक जाएगी, लेकिन हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो वूम टू टूम होती है, तो यानी कि अंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ एडोलसेंट इज कॉल्ड एज, तो एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, कंफ्यूजन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंट, या स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है स्टैनली हॉल द्वारा कि एडोलसेंट इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो वहीं से ये चीज जो ली गई है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेथड कौन सा नहीं है, तो आत्म सिद्धि एक मेथड नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, और एक्सपेरिमेंटेशन भी है। और अगर पूछ लें कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो इंट्रोस्पेक्शन ओल्डेस्ट मेथड है, लेकिन अब हम इसे डिस्कार्ड करने लगे हैं, क्योंकि इसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हमें क्या पता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या वो वही चीज़ बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो फिर इसीलिए ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इज अ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित होती है। तो ये लर्निंग थ्योरीज भी आपको आनी चाहिए, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग हो गया, इनसाइड थ्योरी, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात दोनों में होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी, ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी। एक में SR सिस्टम होता है, एक में RS सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द मैस्लोज थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज द हाईएस्ट नीड, तो मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें से हाईएस्ट नीड क्या है, तो अगर आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, यानी कि फिजिकल नीड्स जो हमारी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स, यानी कि बैंक बैलेंस हो, जॉब हो, होम हो। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि फैमिली। फिर उसके बाद आती है सेल्फ स्टीम, यानी कि समाज में हमारी इज्जत हो। फिर लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, और ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि हाईएस्ट नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई। जैसे कि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं,
जैसे कि एक बार सीटेट में भी इस पर क्वेश्चन आया था कि विक्रम बत्रा जो हैं वो कौन सी स्टेज में आए, या अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो वो कौन सी स्टेज में आए, तो वो हाईएस्ट स्टेज में, क्योंकि खुद को साइड में रखकर उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज परमानेंट मेमोरी इज पॉसिबल थ्रू, यानी कि स्थायी स्मृति किसके माध्यम से संभव है, लर्निंग बाय एक्टिविटी बेस्ड मेथड, लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच हैं और परमानेंट चीजें तभी हो पाती हैं जब हम खुद करके सीखते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी इज एम्फेसाइज थ्रू, यानी कि सृजनात्मक किसके माध्यम से प्रभावी होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोबेलिटी, ओरिजिनलिटी एंड फ्लुएंसी, यानी कि नवीनता, मौलिकता तथा प्रभा, कि न्यू आइडियाज हो हमारे पास, ओरिजिनल आइडियाज हो, और ऐसा नहीं कि एक आइडिया आया फिर आइडिया ही नहीं आ रहा, फ्लुएंसी हो आइडियाज की, तो उसी इंसान को हम क्रिएटिव बोलेंगे। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, बुद्धि एक प्रतिफल है, अनुवंशिकता का भी है और परिवेश का भी है। ये हमने बीएड में भी पढ़ा है कि इंटेलिजेंस क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को मिला के बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों का रोल है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडीली किनेस्थेटिक एबिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ, तो बॉडीली किनेस्थेटिक एबिलिटीज इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, भले ही आप सीटेट की बात करें, एचपीटेट की बात करें, नेट की बात करें, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। फिर भले ही वो यूनिफैक्टर थ्योरी हो, टू फैक्टर थ्योरी हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हो, ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो, या स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी हो, थॉर्नडाइक की थ्योरी हो, मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसे बोला जाता है वो हो, फ्लूसिड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस हो, हायरार्किकल थ्योरी हो, इन सब इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, किनेस्थेटिक एबिलिटीज की बात करी गई है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये गार्डनर द्वारा दी गई है, और इसमें जो बाकी नाम है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने द्वारा दी गई है, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन द्वारा दी गई है, बंडूरा द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई है, जिसमें बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट मॉडलिंग के बारे में उन्होंने बात करी कि बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है, किसी एक को अपना मॉडल मान लेता है और उसके बेसिस पर चीज़ें सीखता है। इसके फैक्टर्स क्या है मॉडलिंग थ्योरी के, वो पता होना चाहिए कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमए इन कैलकुलेशन इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, तो एमए क्या है, मेंटल एज, तो जब हम आईक्यू मेजर करते हैं तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो रियल एज होती है हमारी, इसके बेसिस पर IQ निकाला जा सकता है। HP टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि आपको एक एज दे दी गई थी और मेंटल एज भी बता दी गई थी, और बच्चे का पूछा गया था कि पता करो IQ क्या है, या फिर ये पूछा गया था कि बच्चा कैसा है, डम है, एवरेज है, अबव एवरेज है। तो वो IQ जब हम, अगर हमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज पता है तो हम IQ निकाल सकते हैं, या अगर IQ दिया है तो मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज निकाल सकते हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं दी है उसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द साइकोफिजिकल सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र को कहा जाता है पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसिंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी की जो क्लासिफिकेशन थ्योरीज हैं वो भी आपको आनी चाहिए। इसमें कभी एलपॉट की या फिर क्रैशमर की या फिर फ्रॉइड की, किसी की भी पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने इंट्रोवर्ट के बारे में भी बात करी थी, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, इन तीनों के बारे में बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको बोला। तो क्वेश्चन है सेंट्रल ट्रेट्स एज पर एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स, तो एल्पर्ट की थ्योरी में इन्होंने 3 ट्रेट्स के बारे में बात करी थी, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा यहाँ पर सेंट्रल ट्रेट्स, तो सेंट्रल ट्रेट्स जैसे कि इंसान का ओवरऑल कैरेक्टर क्या है उसके बारे में बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन टेक्स प्लेस एट, यानी कि मूल्य शिक्षा घटित होती है, तो स्कूल्स में भी, अदर इंस्टीट्यूशंस में भी होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज
वैल्यू एडुकेशन इज पॉसिबल थ्रू, यानी कि मूल्य शिक्षा संभव है क्लासरूम डिबेट्स एंड डिस्कशन से, इंटरपर्सनल एंगेजमेंट इन द सोसाइटी से, या डिस्कसिंग द केस स्टडीज ऑन वैल्यू एडुकेशन। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि डिबेट्स एंड डिस्कशन से भी हो सकता है। सोसाइटी में जब तक हम एंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे वैल्यू एडुकेशन पॉसिबल हो पाएगी, और वैल्यू एडुकेशन पर केस स्टडीज करके भी ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यूज आर मोस्टली एक्वायर्ड थ्रू, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य अधिकतर अर्जित किए जाते हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज ज़्यादातर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के जरिए, यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ यूनिवर्सल वैल्यू, इनमें से कौन सा सार्वभौमिक मूल्य नहीं है। तो 5 यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, ट्रुथ, राइट एक्शन, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। ब्यूटी जो है इसमें नहीं आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि कौन सा मूल्य नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से क्या गलत है। वैल्यू शुड बी इंटीग्रेटेड इन स्कूल करिकुलम, वैल्यूज जो है मूल्यों को विद्यालय पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना चाहिए, तो वो ठीक है, वैल्यूज सिखाई जा सकती हैं। वैल्यूज एडुकेशन शुड बी अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, तो उसे सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि क्या चीज़ गलत दे रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो है ईस्टर्न हिमालयस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेरियर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, कर्नाटका, केरला, गोवा। तो ये सिचुएटेड है केरला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच इज अ कॉज ऑफ रैपिड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि तीव्र पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन सा है। तो देखा जाए तो इसमें सारे ही कारण है, डिफॉरेस्टेशन भी है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन भी है, और इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव जो है वो एक ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मान सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी भी है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इनकी वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है। और हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हो तो या तो हमें ऑल ऑफ द अबव के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों ऑप्शंस को ठीक मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज, तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी। तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, या फिर यूट्रोफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेडोलॉजी, यानी कि भूतत्व विज्ञान क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी हिंदी भी पढ़ लेना तब भी आपको पता चल जाता है। जैसे भू पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाता है मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 में। नेक्स्ट है आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर, खनन के पश्चात जो बाद में छूटे हुए विशाल छिद्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट डिस्पोजल के लिए, यानी कि अपशिष्ट निस्तारण के लिए। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स शुड बी टॉट इन द करिकुलम। तो जो पाठ्यचर्या में मानव अधिकारों की अवधारणा का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, बाय इंटीग्रेटिंग इट इन द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, बाय प्रैक्टिसिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, बाय इन्वाइटिंग ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी जिसे बोलते ही हैं हम सरकारी ऑप्शन की, सारे ही ऑप्शन को जो कैटर करता है वो आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव
इन सभी तरीकों से हम जो है करिकुलम में मानव अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन, तो जो सतत विकास की आधुनिक अवधारणा अधिक केंद्रित है एनवायरमेंट डेवलपमेंट पर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग लर्निंग इज कॉल्ड एज, अधिगम में वृद्धि के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है, तो इसे हम आईसीटी बोलते हैं। इसका प्रॉपर सब्जेक्ट हमने बीएड में पढ़ा है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट वाइज ई लिटरेसी प्रोजेक्ट इज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ई लिटरेसी प्रोजेक्ट था उसका क्या नाम था, अक्षय नाम था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और या फिर अगर हमसे ये पूछ लें फर्स्ट डिजिटल लिटरेसी स्टेट कौन सी है इंडिया में, तो वो है केरला। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, तो ये आईसीटी का क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो एमएस एक्सेल यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस आर द वर्क ऑफ, तो प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन की बात करी गई है, इसलिए ये किसका पार्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर, एक भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है टीचिंग ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, सभी विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए, या फिर अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए, या फिर नवीन भाषा के शिक्षण के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर हम लैंग्वेज लेबोरेटरी की डेफिनेशन ही पढ़ें तो वह यही कहती है कि फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए जो लैब यूज होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, टू वे ऑडियो वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इनेबल्स, यानी कि द्विमार्गी दृश्य श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सक्षम करती है इंस्टेंट ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बोथ द एंड्स, यानी कि दोनों सिरों पर बैठे भागीदारों के बीच तात्क्षणिक दृश्य श्रव्य अंतर क्रिया करने में, कि इंस्टेंट होता है उसी वक्त हमें रिप्लाई मिल जाता है। नेक्स्ट इज एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस प्रोसीड्स फ्रॉम, तो एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, जितने एनसीएफ आए हैं उनके बारे में, जितनी पॉलिसीज आई हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ से प्रोसीड करता है, कंक्रीट चीज़ों से लेके एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, आप मेरे चैनल पर ये टॉपिक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन इज अ साइकिल प्रोसेस ऑफ, तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर मैसेज एंड रिसीवर होता है, यानी कि दो लोग इम्पॉर्टेंट हैं, और फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका, फीडबैक, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए को भी ठीक मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेंडर मैसेज एंड देन रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री एक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, तो आपको मैंने पहले सिखाया है कि 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के, एक तो प्री एक्टिव, एक इंटरएक्टिव, एक पोस्ट एक्टिव। इन पर भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। प्री एक्टिव यानी कि जो पहले हो रही हैं चीज़ें, जो टीचर क्लासरूम में एंटर करने से पहले सोच रहा है। इंटरएक्टिव जो उस दौरान हो रही है कि टीचिंग मेथड से किससे पढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ चेंज लाया जा रहा है, उसी वक्त जो चीज़ें हो रही हैं। पोस्ट एक्टिव यानी कि जो काम खत्म होने के बाद चीज़ें हो रही हैं। तो प्री एक्टिव टीचिंग में क्या क्या आ जाएगा, टीचर्स डिसीजन ऑन टीचिंग मेथड की किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा भी डिसीजन ले रहे हैं, तो वो प्री एक्टिव पहले सोच रहे हैं। क्या लर्निंग रिसोर्सेज होंगे, क्या मीडिया यूज किया जाएगा, तो इसीलिए उपयुक्त सभी का जो ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ अबव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पूछ लिया पोस्ट एक्टिव स्टेज के बारे में। पोस्ट एक्टिव यानी कि चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब क्या चाहिए होगा हमें, फीडबैक। और अगर कुछ फीडबैक में कमी आती है, यानी कि कुछ लगता है कि गलत तरीके से हो रहा है, जैसा रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए था, जैसे लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए थे वैसे नहीं होते हैं, तो चेंज लाया जाएगा टीचिंग मेथड्स में। तो ये क्या है, पोस्ट एक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर। माइक्रो टीचिंग किसके लिए यूज होती है, बीएड में आपने करी होगी, टीचिंग स्किल्स को एक्वायर करने के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा।
और इसके अलावा हमें माइक्रो टीचिंग में ये भी पता होना चाहिए कि इसे और किस नाम से जानते हैं, स्केल डाउन टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कम कम होती हैं, बच्चे कम होते हैं क्लास में, एक एनवायरनमेंट बनाया गया, असलियत में टीचिंग नहीं है, एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है और एक टाइम पर एक ही स्किल इसमें सिखाई जाती है। 36 मिनट की ये होती है। किसी किसी एग्ज़ाम में इसकी प्रोसेस भी पूछ लेते हैं कि पहले टीचिंग होती है 6 मिनट की, फिर फीडबैक दिया जाता है, वो 6 मिनट का होता है, फिर रीप्लान के लिए 12 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है कि दोबारा प्लान करने के लिए 12 मिनट मिलते हैं, फिर री टीचिंग होती है एंड देन री फीडबैक मिलता है, और शुरू में जो हम प्लानिंग करते हैं उस टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये सारा टाइम मिला के 36 मिनट्स की ये होती है और ये दी गई थी ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा 1960 में। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, फ्लैंडर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भले ही आप नेट में देख लें या फिर टेट में भी आपको देखने को मिलता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाकियों में तो मिलता ही है। तो फ्लैंडर्स ने क्या बात करी थी, टीचर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी थी। इसमें स्टूडेंट के बारे में भी बात हुई थी कि स्टूडेंट कहाँ पर चुप है या फिर साइलेंस की बात भी करी थी। इन्होंने 10 कॉम्पोनेंट्स दिए थे, उसके बेसिस पर ही जो है ऑब्जर्वर जो होता है वो मार्क करता है। तो फ्लैंडर्स में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी गई थी। यहाँ पर अगर टीचर स्टूडेंट दोनों मेंशन होता तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, लेकिन नहीं है तो हम सिर्फ टीचर वाले को ही ठीक मान रहे हैं क्योंकि बात इन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन की ही करी थी। तो इसी चीज़ को गेलोवे ने आगे जाकर बोला था कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि टीचर वैसे तो हाँ बोल रहा हो, लेकिन हो सकता है इशारे से वो ना में कुछ गर्दन हिला दें या कुछ, तो उससे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए गेलोवे ने इनकी बात को आगे और बढ़ाया था और उन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ऐड किया था। तो हो सकता है कि आपकी बारे में ऐसे पूछ लें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किसने ऐड किया था, तो गेलोवे ने ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, तो जो कंप्यूटर सहायित निर्देश में क्या क्या शामिल होता है, टीचिंग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स, टीचिंग करिकुलम बेस्ड टॉपिक्स बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर सपोर्टेड लर्निंग एंड सिस्टम। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम, कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर एक एड की तरह यूज हो रहा है। तो बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन, तो आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है, एडगर को कहा जाता है। एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो इन्होंने दिया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। एरिक्सन के बारे में भी पता होना चाहिए कि एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, क्या स्टेजेस थी, वो सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन इज यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेज विद अदर्स लाइक अ पोस्टल मेल, तो इनमें से क्या यूज होता है विनिमय करने में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। जैसे कि पहले पोस्टल मेल होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डू नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, तो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजिंग टीचर्स पर्सनल बिहेवियर, क्योंकि टीचर अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है वो स्कूल मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर नहीं आता है। लेकिन क्या स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसा एनुअल प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्कूल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब दो तरीके से होती हैं, एक कॉस्ट बेनिफिट होती है, एक कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है। इफेक्टिव में हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी कैसे हो रही है, लेकिन जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो हम पैसे की ज़्यादातर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनुअल रेवेन्यू क्या है स्कूल का, एनुअल एक्सपेंडिचर क्या है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो सारी बातें बेनिफिट में देखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल इंक्लूड्स, तो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेटस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग फॉर क्रिएटिंग न्यू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज, तो स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज दोनों ही देखना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का काम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडरशिप बिहेवियर ऑफ अ हेड ऑफ द स्कूल शुड बी, तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा बिहेवियर है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि कभी कभी वैसे उन्हें ऑटोक्रेटिक भी होना पड़ता है। ऑटोक्रेटिक होता है कि वो अपनी ही बताएं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको फॉलो करने, अथॉरिटेटिव एक तरीके से।
डेमोक्रेटिक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं। लेज़ी फेरे में होता है कि कोई किसी तरीके की कोई प्रतिबंध ही नहीं है, आप फुल फ्रीडम आपको मिली हुई कि जो करना है करो, आपको एक तरीके से खुला छोड़ दिया गया है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा होता है? डेमोक्रेटिक, कि अपनी बात भी कहे लीडर और दूसरे की बात भी सुने। अब नेक्स्ट है, इन प्रिंसिपल अ टीचर शुड नॉट बी तो जो ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि कभी कभी हम नॉट नहीं देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ही देखते तो शायद हम गाइड लगा दे, फ्रेंड लगा दे, लेकिन इन्होंने पूछा क्या नहीं होना चाहिए। तो टीचर को दोस्त भी होना चाहिए, एक दार्शनिक भी होना चाहिए, एक दिशा निर्देशक भी होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट बता दे कि ये काम तुम्हें करना ही है। अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट टू ओपिनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वही जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, तो दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं यानी कि उनकी बात भी सुन रहे हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन डन एट द एंड ऑफ द टर्म इज कॉल्ड एज, तो जो आखिरी में होती है वो होती है समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवेल्युएशन। तो इसी तरीके से हमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, कि यानी कि जो एंट्री बिहेवियर के लिए होती है, इन सब में डिफरेंसेस और इन सब की पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग स्प्रेड्स द कॉन्सेप्ट एज, यानी कि अधिगम के मूल्यांकन से अवधारणा विकसित होती है, क्योंकि असेसमेंट हेल्प्स करती है लर्निंग को इन्हांस करने में, लर्निंग प्रोग्रेस को जानने में और सर्टिफाई करने में स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ टीचर एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर इम्प्लाइज, यानी कि भागीदार प्रेक्षक के रूप में शिक्षक की अवधारणा का अर्थ है। तो यहाँ पर भागीदार से ही हमें समझ जाना चाहिए कि टीचर पार्टिसिपेट्स विद द स्टूडेंट एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ को स्कोलिस्टिक में करेगा, या फिर सिर्फ कम्युनिटी की जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सब में एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो उसी को टीचर एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर हु प्रिपेयर्स टाइम टेबल इन द स्कूल शुड, जो विद्यालय में समय तालिका तैयार कर रहे हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी वर्कलोड है वो रैशनलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। रैशनलाइज द वर्कलोड ऑफ अ टीचर इन स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरियाज, यानी कि शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षक के कार्यभार को विवेकपूर्ण बनाना। ऐसा नहीं है कि किसी एक टीचर पर ही कोई एक जिम्मेदारी आ जाए, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज हो, ये जो टाइम टेबल बना रहे हैं उन टीचर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज नॉट केयर्ड इन, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया वो नॉट केयर्ड, की उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, यानी कि फुल फ्रीडम दे दी गई है। तो ये क्या हो गया, लेजी फेरे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फुल फ्रीडम, कोई टेंशन नहीं है लीडर को कि क्या कर रहे हैं बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, जो करना है स्वयं करें, यानी कि अबंध प्रशासन, किसी तरीके की कोई भी अथॉरिटी या फिर किसी तरीके की कोई भी बाधाएं बोल सकते हैं, या फिर रूल्स या स्ट्रिक्टनेस या कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट इज विच इज अ राइट स्टेटमेंट, तो इनमें से क्या ठीक है। एवरी को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज, यानी कि प्रत्येक सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं शैक्षिक गतिविधियों का अंग है। तो ये सबसे एक एक्यूरेट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ टेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग मास्टरी ऑन अ सब्जेक्ट या कंटेंट एरिया इज, तो ऐसे सब टेस्ट को बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम मास्टरी देखते हैं, तो इसमें आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आई थिंक 10 से 15 मिनट की होगी, तो वो आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि CRT और NRT में क्या डिफरेंस है। क्राइटेरियन में एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया होता है हमें कि अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। नॉर्म रेफरेंस में हमारा कंपैरिजन किया जाता है दूसरों के साथ कि अगर टॉपर के जैसे मान लीजिए कितने 80 या 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पर बाकियों को देखा जाएगा कि उसके मार्क्स के 35% बाकियों के आने चाहिए या 40%, कुछ भी हम नॉर्म बना देते हैं कि इस बेसिस पर चेक किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और नॉर्म रेफरेंस में परसेंटाइल होती है, क्राइटेरियन में परसेंटेज होती है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन फॉर, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं ये जानने के लिए कि कोई लर्निंग डिफिकल्टीज तो नहीं है
और अगर है तो फिर उसकी रेमेडी की जाती है, उसके बेसिस पर रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट इज मिनिमम कंप्यूटर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर इंक्लूड्स, यानी कि टीचर के लिए क्या क्या न्यूनतम वांछित कंप्यूटर एप्लीकेशन शामिल हैं। तो उन्हें MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, MS एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, MS पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम स्लाइड्स वगैरह या कुछ प्रिपेयर करते हैं तो उसमें या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फिर कोई रिकॉर्ड्स वगैरह स्कूल के रखते हैं तो वो इन्हीं सब की मदद से रखे जाते हैं। तो टीचर को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया का यूज है वो शुड बी यूज्ड एज एन लर्निंग एंड असेसमेंट टूल फॉर द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के लिए लिमिटेड हो या सिर्फ हायर क्लास स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादातर जिन ऑप्शन में ओनली आता है ना वो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का काम सिर्फ किसी एक काम के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर है तो अगर हम थोड़ी सी भी स्मार्टनेस लगाएं तब भी आंसर हमें मिल सकता है कि शुड बी यूज्ड एज एन लर्निंग एंड असेसमेंट टूल फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ हाइपरलिंक्स इन अ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर डन टू। तो हाइपरलिंक्स आपने देखा होगा कि अगर गूगल पर भी आपको इस चीज़ सर्च करते हो तो कुछ एक हाइपरलिंक्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे ब्लू उसमें लिखी होती हैं और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, उन्हीं को हाइपरलिंक्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, टेक द यूजर्स टू एन अनदर लोकेशन। नेक्स्ट है कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आपको कोई इनपुट डिवाइस पूछी जा सकती है, कोई आउटपुट डिवाइस पूछी जा सकती है, जो कि लाइक 4th 5th में भी आप जिसके बारे में पढ़ते हो, तो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट इज MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, स्पैम भी बोला जाता है। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज WWW स्टैंड्स फॉर। तो कुछ फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि HTML के बारे में पूछ लेते हैं या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ें भी कई बार देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन द डैश मोड। तो वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। नेक्स्ट है 1 GB इज इक्विवेलेंट टू। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1000। तो राइट आंसर 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पेटाबाइट, जोटाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। लास्ट तो लाइक एकदम चॉकलेट क्वेश्चन दे रखा है कि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर होना चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कमीशंस पर एक वीडियो अपलोड करूँ या फिर चाहते हैं इंटेलिजेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो रहे हैं उन पर करूँ, तो या फिर फिलॉसफी से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, जिस भी टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी मैं उस पर 1-2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अब ऑब्वियसली बात है कि 1-2 लोगों के कमेंट करने पर तो वीडियोस नहीं बन सकती, लेकिन जिस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी उस पर मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।